स्पोर्ट्स मैगजीन के संडे एडिशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं सैयद हुमायूं कैसर। इस मैगजीन को आप देखते हैं हर थर्सडे और हर संडे रात 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे। जी हाल अभी अभी जो सीरीज खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान, जी चाहता है कि उसकी और बात करें। हालांकि सीरीज तो कब की खत्म हो गई। देखिए रशीद, ये एक गेम चेंजर होती है ऐसी सीरीज कि एक तो इंडिया को दूसरी टीमें अब डिफरेंट तरीके से देखेंगी, और इंडिया में जो नए प्लेयर हैं, यंगस्टर हैं, या इंडियन टीम का जो सिस्टम है, ये अपने आप को भी अलग नजर से देखेगा। बिल्कुल सही, ये गेम चेंजर होती है ऐसी सीरीज, गेम चेंजर होती। और कहते हैं ना कि जब कोई स्टार मुल्क में पैदा होता है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी स्टार बनने की कोशिश विश्वनाथन आनंद है ना, आज 28 ग्रैंड मास्टर इंडिया में। इसी तरह से जब आपने सुनील गावस्कर को पैदा किया तब तेंदुलकर आ गए। बिल्कुल सही है। आप देखिए, साइना नेहवाल हिट होने लगी तो फिर PV सिंधु, और एक के बाद एक और एक के बाद आज बैडमिंटन में नाम। तो मैं इस सीरीज की तरफ फिर से आऊंगा जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान हुई, और भारत ने 2-1 से जीती। दुनिया ने तारीफ की। मैंने देखा कि पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने तारीफ बहुत की। ज्यादा। आप देखिए, इंजमाम उल हक ने तारीफ की, बहुत अच्छा बोले। वकार यूनिस ने तारीफ की। लेकिन तारीफ अलग बात है, उन्हें पूरा एनालाइज किया है। कैसा है ये अप्रोच? मैंने देखा है हर वक्त ही। अभी द्रविड़ का बर्थडे था तो उस पर वो ट्रिब्यूट जो दिया है उनको, इंजमाम ने, मियादाद ने और बाकी खिलाड़ियों ने, किसी इंडियन खिलाड़ी ने नहीं दिया है। तो उनमें बहुत अच्छा अप्रोच है। शोएब अख्तर ने जो तारीफ की है, हमारे साइड से ये रेसिप्रोकेट नहीं होता रशीद जी, इस सेंस में कि हमारा खिलाड़ी झिझकता है उनकी तारीफ करने से। मैंने देखा था लक्ष्मण ने एक बार बाबर आजम के बारे में बहुत अच्छा बोला था, अश्विन ने बोला था कि मैं मैच देख रहा हूँ, वो खेल रहा है इंग्लैंड में, या कहीं क्या प्लीजिंग प्लेयर है, क्या है। लेकिन शायद उसके बाद प्रॉब्लम हुआ कुछ। तो ये मुझे समझ नहीं आता है। इंटरनेशनली सब प्लेयर सबकी तारीफ करते हैं जो अच्छा खेले, और तारीफ एक चीज है, उन्हें एनालाइज किया इंडियन टीम को, कहा कि ये छोटे प्लेयर हैं, उम्र में कम थे, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। दैट मीन्स दे फील फॉर इट, और ये वो चाहते हैं कि ये चीज उनके मुल्क में भी आए। हकीकत में वो महसूस करते हैं। अजीम प्लेयर थे। जब अब इंजमाम की बात करते हैं, अजीम प्लेयर है ना, कोई शक ही नहीं है इसमें। और अजमत बोलती है, यही है आप सही कह रहे हैं। अजमत यही है कि जब आप दूसरे की दिल से और खुल के आप तारीफ, और जब अच्छा खेला तो तारीफ की, अजमत इसी को कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम फुटबॉल का भी जिक्र करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आज भी हम सिर्फ क्रिकेट की नहीं, फुटबॉल की बात होगी, खिलाड़ी की बात भी होगी, और फिर लेट्स प्ले फुटबॉल भी। हाँ, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब भारत ने जो इंग्लैंड के साथ होम सीरीज है उसके लिए टीम का ऐलान किया है। उसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, एक नटराजन नहीं है टीम में, क्योंकि ईशांत शर्मा आ गए हैं, तो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी है कि कितने फास्ट बॉलर को खिलाएंगे और इंडिया में खिलाएंगे। तो बाकी टीम एक्सपेक्टेड लाइंस पे है तकरीबन सारी। लेकिन अक्षर पटेल क्या कर रहे हैं टीम में, थोड़ा मैं हैरान हूँ कि एक टेस्ट पिच में खिलाया था इसको, शाहबाज नदीम को, उन्हें 5-7 विकेट लिए उस मैच में। फिर वो क्यों नहीं है? वो बेटर बॉलर हैं इसमें टेस्ट में। तो ये वनडे का सीधी सीधी बॉलें फेंकने वाला बॉलर क्या है? ये गुजरात इन्फ्लुएंस से आता है हर बार टीम की। क्या है ये कुछ समझ? ठीक है, वनडे खिलाएं आप इसको, या T20 खिलाएं, अब शायद अच्छा खेले। पहले तो अच्छा नहीं खेला है, ये टेस्ट प्लेयर बना रहे हैं आप उसको, क्योंकि जडेजा नहीं है तो ये खेलेगा। और कुलदीप यादव वहां बैठा है। मैंने पिछले दिनों बात की थी कि कुलदीप यादव पूरे टूर पे साथ है, लेकिन बाहर से प्लेयर आके खेलता है, लेकिन कुलदीप यादव नहीं खेलता। उसके कॉन्फिडेंस का क्या होगा? और वो सोचता होगा मैं टीम में क्यों। और मैं फास्ट बॉलर्स का जिक्र करूंगा यहाँ पे कि आजकल भारत में बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं। अब चॉइस है कि किस किस को लें, किस किस को ना लें। 2 तो वैसे ही नहीं इसमें जख्मी है, उमेश यादव और शमी नहीं है, वो जख्मी होने की वजह से। बुमराह वापस आए। जी, बुमराह वापस आए, लेकिन कुछ का अभी सर्टन नहीं है जिनको टीम में रखा है कि वो पूरी तरह फिट हुए कि नहीं। और मोहम्मद सिराज जो है, मोहम्मद सिराज आपने तो अब मोहम्मद सिराज को अच्छे से देख लिया। आपने देखा उनको जब नई बॉल दी गई, इवन ये IPL में उस मैच में 4 के 5 विकेट लिए उन्होंने, हॉस्टाइल बॉलिंग करके। जी। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज पे भरोसा अब करना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बॉलर विकेट टेकर्स होते हैं। वो करेंगे, मेरे ख्याल में करेंगे, ऐसा होगा। पॉसिबिलिटी ये है कि ईशांत शर्मा और बुमराह शायद खेलें, क्योंकि इंडियन कंडीशन में जी 3 फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं है। और हार्दिक पांड्या को लाया गया ओनली एज बैट्समैन, क्योंकि अभी भी वो कहा गया कि बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। वो ओनली एज बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में बड़े कामयाब रहते, क्योंकि हमने देखा T20 और वनडे में क्या खेला उन्होंने। वहां से तो घर भेज दिया। यहाँ जहाँ कोई भी बैट्समैन कामयाब होगा, यहाँ उनको एज बैट्समैन ले अब चेतन शर्मा के चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी के, यहाँ तो क्या उस चेतन शर्मा ने भी सेंचुरी बनाई है। अब वो चेयरमैन है सिलेक्शन कमेटी के, क्या कहें आगे हम इससे। तो बहरहाल आते हैं अब फुटबॉल की जानिब। एक खिलाड़ी की बात करेंगे, मसूद ओजिल। ये जर्मनी के खिलाड़ी रहे हैं और बात करते हैं जावेद पर।
इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल और मैसूट ओजिल के माबैन अरसे से चली आ रही रस्साकशी खत्म होने का नाम बिल्कुल ही नहीं ले रही है। जर्मन फुटबॉलर मैसूट ओजिल 2013 से आर्सेनल के साथ जुड़े हैं और रवां साल जून में इंग्लिश क्लब के साथ उनका मुआहदा अख्तिताम पर पहुंचने जा रहा है। अभी आर्सेनल के साथ वो भले ही जुड़े हुए हों, लेकिन उन्हें पहले ही ना सिर्फ यूरोपा लीग ग्रुप स्टेज से बाहर कर दिया गया, बल्कि वो इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए भी आर्सेनल टीम का हिस्सा नहीं है। मैसूट ओजिल ने मार्च 2020 से गनर्स के लिए कोई मैच नहीं खेला है। ओजिल की अमेरिकन क्लब डीसी यूनाइटेड और टर्किश क्लब फेरेनबेच के साथ गुफ्त शनीद चल रही है और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि मैसूट ओजिल इन दो में से किसी एक क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि उनकी ट्रांसफ़र तुर्की के क्लब फेरेनबेच में हो सकती है। इस बात के भी खासे चांसेस हैं कि ओजिल मज़ीद 5 माह तक आर्सेनल का ही हिस्सा बने रहेंगे और 7 मिलियन पाउंड्स की वो रकम लेने के बाद ही आर्सेनल छोड़ देंगे जो क्लब को उन्हें अदा करनी है। आर्सेनल और मैसूट ओजिल के ताल्लुकात में जो दरार पैदा हुई है उसकी कई सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक अहम वजह दिसंबर 2019 में सामने आई। तब मैसूट ओजिल ने सोशल मीडिया पर एक नज़्म अपलोड कर दी जिसमें चीन में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया और इन मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। यहाँ मैसूट ओजिल की तरफ से नज़्म अपलोड करने की देर थी कि चीन का रिस्पॉन्स सामने आया। चाइना सेंट्रल टेलीविज़न और पीपी स्पोर्ट्स ने अपनी चैनल्स पर आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के माबैन नश्र होने वाले मैच को शेड्यूल से निकाल दिया। चीन में अपनी इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए आर्सेनल को मीडिया में आना पड़ा और क्लब ने ओजिल की इस हरकत से लाताल्लुकी का इजहार किया। उसके बाद आर्सेनल की कोशिश रही है कि मैसूट ओजिल को मुकाबलों से बाहर रखा जाए क्योंकि क्लब चीन में अपनी इंटरेस्ट्स को दाव पर नहीं लगाना चाहता। मैसूट ओजिल का फुटबॉल करियर इंतहाई रोशन, ताबनाक, शानदार और बड़ा तारीखी रहा है। 2010 के फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में इस खिलाड़ी ने जो हलचल मचा दी उसकी वजह से दुनियाई फुटबॉल के बेशतर क्लब्स उनकी खिदमात हासिल करने की दौड़ में लग गए। यहाँ रियल मैड्रिड इस दौर में कामयाब हुआ और क्लब ने 15 मिलियन पाउंड्स के एवज मैसूट ओजिल की खिदमात हासिल की। रियल मैड्रिड के साथ उनका सफ़र इंतहाई कामयाब रहा और उनकी नुमाइंदगी में क्लब ने अपना 32वां ला लीगा टाइटल हासिल किया। 2013 में इस होनहार खिलाड़ी की ट्रांसफ़र इंग्लिश क्लब आर्सेनल में हुई। ये मुआहदा $44 मिलियन के एवज तय पाया और इस डील ने ओजिल को जर्मन फुटबॉल तारीख का महंगा तरीन फुटबॉलर बना दिया। मैसूट ओजिल के आने की देर थी कि आर्सेनल के लिए खिताब जीतने का जम्मू टूट गया और क्लब ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 FA कप जीते। उनकी आला कारकर्दगी की वजह से 2017-18 में उनके मुआहदे में 3 साल की तौसी की गई। नए मुआहदे की रूह से जून 2021 तक उन्हें हर हफ्ते €3,50,000 मिलने तय पाया। बैनुल-अक़वामी सतह पर मैसूट ओजिल ने 2009 में अपने करियर का आगाज़ जर्मनी की तरफ से किया। जल्द ही वो आलमी सतह पर सरफिस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए। 2010 के वर्ल्ड कप में ओजिल को फीफा की तरफ से उस वर्ल्ड कप के बेहतरीन 10 खिलाड़ियों में गर्दाना गया। 2012 के यूएफए यूरो में इस खिलाड़ी की कारकर्दगी और ज़्यादा शानदार रही। लीग मैचेस में उम्दा परफॉर्मेंसेस के बाद क्वार्टर फाइनल में यूनान के खिलाफ वो मर्द मैदान करार पाए। सेमीफाइनल में जर्मनी की टीम इटली के खिलाफ 2-1 से हारी। जर्मनी की तरफ से वाहिद गोल मैसूट ओजिल ने ही स्कोर किया। अपनी उम्दा कारकर्दगी के सबब वो टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी जगह पाने में कामयाब हुए। 2014 के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस में ओजिल जर्मनी की तरफ से 8 गोलों के साथ टॉप स्कोरर रहे। उसके बाद फाइनल राउंड के मैचेस में भी इसी तसलसल के साथ वो खेलते रहे और यूं उस वर्ल्ड कप में बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलकर उन्होंने जर्मनी को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। पूरे टूर्नामेंट में गोल स्कोर करने के सबसे ज़्यादा चांसेस पैदा करने में मैसूट ओजिल लायनल मेसी के बाद दूसरे नंबर पर रहे। मई 2018 में मैसूट ओजिल मीडिया पर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान से मिलते दिखाए गए। दुनिया भर के मीडिया ने इस खिलाड़ी की अर्दगान के साथ मुलाकात को बड़े भवंडी अंदाज में पेश किया। यहाँ तक कि जर्मन मीडिया ने ओजिल की जर्मनी के साथ वफादारी पर खदशात का इजहार किया। मैसूट ओजिल ने तब अपनी सफाई में मीडिया पर सख्त बरहमी का इजहार किया और मीडिया की दोहरी पॉलिसी को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि जब लोथर मैटायस रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुए तब ये मीडिया खामोश क्यों था। उसी साल ओजिल ने जर्मन फुटबॉल और दूसरे शोबों से वाबस्ता कई सरकर्दा लोगों पर उनके खिलाफ नस्ली इम्तियाज़ की पॉलिसी अपनाने और लगातार नाशाइस्ता फुकरे कसने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और एहतिजाजन
जर्मन फुटबॉल को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। मैसूट ओजिल एक मुसलमान फुटबॉलर हैं जिनका फुटबॉल के दौरान हमेशा तरीका रहा है कि वो मैच से पहले कुरान पाक की तिलावत करते। वो चैरिटी के कामों में हमेशा पेश रहे हैं। वो कई ऐसे इदारों के साथ जुड़े हैं जो अवामी फलाह बहबूद की कामों के लिए रकम इकट्ठी करते हैं। ओजिल अब एक लंबे अरसे से बिग शू प्रोजेक्ट नामी इदारे से वाबस्ता हैं। ये जर्मन इदारा दुनिया भर के बच्चों की सर्जरीज के लिए रकम इकट्ठी करता है। 2014 में इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप से हासिल शुदा 2,40,000 पाउंड की रकम इदारे को इस मकसद के लिए वक्फ कर दी ताकि 23 ब्राज़ीली बच्चों की सर्जरीज कराई जा सकें। 2019 में दुनिया भर के 1,000 बच्चों की सर्जरीज का खर्चा भी इसी खिलाड़ी ने उठाया। उसी साल तुर्की, सोमालिया और शाम के 16 रिफ्यूजी कैंप्स में बेघर 1 लाख लोगों के खाने का इंतज़ाम मैसूट ओजिल ने ही कराया। बिलाशुबा मैसूट ओजिल फुटबॉल की तारीख के एक अजीम स्टार हैं जो आलमी सतह पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर वक्त पेश रहते हैं। साथ ही मजलूम लोगों पर ढाए गए मजालिम के खिलाफ भी वो बोलते रहे हैं, भले ही इसमें उन्हें ज़ाती नुकसान उठाना पड़ा हो। बात हो रही थी मसूद ओजिल की, जर्मनी के फुटबॉलर। तो जर्मनी के फुटबॉलर हैं, टर्किश हैं, बेसिक जर्मनी में रहते हैं, वो जर्मन सिटीजन हैं वो। लेकिन जब पिछला आलमी कप हारा, बुरी तरह पिट गया उसमें जर्मनी, तो इनके बड़ी तनकीद हुई। इनकी सारी टीम हार गई तो तनकीद इनकी हुई। फिर इनने उस पर एक बात कही थी कि शायद मैं तुर्की नजात हूँ तो शायद इसलिए मुझे सिंगल आउट किया गया है। ठीक, इनकी एक खास बात है, जैसे हमने आपको एक बार सुनाई थी सादियो माने की। जी। इनकी खास बात यह है कि इनके घर में जब आदमी घुसता है, दाखिल होता है इंग्लैंड में, तो उधर एक सामने एक चिट्ठी है, वो इनने फ्रेम करके लगाई है। वो इनकी माँ ने इनको लिखी है। इनकी माँ ने इनको लिखा है, जब इनका पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ लाखों पाउंड का जी, उसमें माँ ने लिखा है कि ये तुम्हें खुदा ने पैसा दिया है, मुस्लिम है, पैसा दिया है और ये पैसा तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हें पैसा इसलिए दिया गया है कि जैसे हमने जिंदगी गुजारी, मैं लोगों के घर में काम करती थी और नौकर का पैसा कमाती और तुम लोगों को पालती थी, वैसे लोगों की तुम्हें मदद करनी है। और ये कहते हैं कि मैं इसमें यकीन रखता हूँ। और जिस दिन इन्हें शादी की, इनका शादी का गिफ्ट पता क्या था जी? इन्हें सीरिया और आसपास के रेफ्यूजीज कैंपों में 1 लाख आदमियों को उस दिन खाना खिलाया, रेफ्यूजीज को। और आज ये हिंदुस्तान, मेक्सिको, ब्राजील, टर्की और कुछ मुल्कों में साल में 20,000 बच्चों के ऑपरेशन कराते हैं जिनको सीरियस बीमारियां हो, अपने खर्चे पे। और ये अभी ये काम किए जा रहे हैं, बहुत से और काम ये चैरिटी के करते हैं। तो इन्हें ये मान लिया है कि जो मैंने पैसा कमाया इसमें उनका हक है जो मुश्किल में है और जिनको जरूरत है। और अब फिर से आते हैं क्रिकेट की जानिब, बात करते हैं इंग्लैंड और श्रीलंका की। पहला टेस्ट मैच आप सबने देखा कि कैसे इंग्लैंड ने जीत लिया, और दूसरे टेस्ट का क्या हाल है? देखिए, पहले टेस्ट में एक तो सेंचुरी जबरदस्त रही, डबल सेंचुरी रूट की रही। फिर एक इनिंग में बेस्ट ने 5 विकेट, दूसरे में लीच ने 5 विकेट। लेकिन एक अजीब सी बात है रशीद, इस टेस्ट में रिपीटेडली रूट कह रहे हैं कि मैं अपने प्लेयरों को कह रहा हूं ये टेस्ट मैच खेलो, इस टेस्ट से पहले कह रहे थे। दूसरा, इंडिया के मैचों का मत सोचो। अब आप देखिए उस सीरीज का विन का असर, और इंग्लैंड प्रेशराइज फील कर रहा है श्रीलंका में उस जीत की वजह से। ये मैंने कहा ना, ये गेम चेंजर कैसे होती हैं चीजें, उसका मत सोचो। उधर तो सोचने की बात ही नहीं है। अब तो पहले वो टेस्ट खेलेंगे। तो और वैसे ही मैं आपको एक बात बताऊं, भारत को भारत में हराना मुश्किल है टेस्ट, बिल्कुल मुश्किल है। मगर ऑफ लेट हमने देखा जो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को इंडिया में हराया, तो खड्डे विकेट नहीं बनाए थे वहां, पेस में फास्ट बॉलर्स ने विकेट लिए। इंडिया के यादव ने विकेट लिए, शमी ने लिए, फिर बुमराह ने लिए। तो इंडिया ने पेस से हराया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। कोई चीज है, टेक्टिकली साउंड है इंग्लैंड। कैसे कि पहले मैच में उन्होंने मार्कवुड को खिलाया, पहले मैच में ब्रॉड को खिलाया, पहले मैच में करन को खिलाया, लेकिन एंडरसन को नहीं खिलाया और 1-2 बॉलर्स को बाहर रखा। और मैंने उस मैच के दौरान ही कहा था कि अब ये टेक्निक इनकी है कि ये कोविड में प्रेशर में होते हैं प्लेयर, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर, रनिंग नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं, तो ये रेस्ट देते हैं प्लेयर को, रोटेट करते हैं। ये नहीं कि एंडरसन के बगैर हम कैसे खेलेंगे, नहीं, दूसरे दिन खेलेगा। बिल्कुल सही। श्रीलंका को कैसे देखते हैं? श्रीलंका का इंजरीज का मामला चल रहा था कुछ ऑफ लेट, तो वो प्रॉब्लम है। श्रीलंका ने पुराने प्लेयर वापस लाए थे, रमन को लाए, पहले मैच में सेंचुरी बनाई। करुणा रत्ने हैं, बेमिसाल बैट्समैन है, इसमें कोई राय नहीं। कौशल परेरा है,
मेंडिस है, उसके बाद मैथ्यूज है, उनके पास प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन उनको विकेट लेने में मुश्किल हो रही थी ऑफ लेट, क्योंकि जब से हेरत भी चले गए जी तो थोड़ी पेनिट्रेशन कम हो गई बॉलिंग में। बिल्कुल सही। अभी रशीद, आपने कुछ देर पहले श्रीलंका के टेस्ट का जिक्र किया और 381 रन श्रीलंका ने बनाए। उसमें मैथ्यूज की एक बड़ी अच्छी बारी रही, 110 रन की, डिकेवेला ने 92 रन बनाए, चंदीमाल ने 50 बनाए, दिलरवान परेरा ने 50 बनाए। और मैथ्यूज की बदकिस्मती ये है कि वो जख्मी रहे हैं, बहुत बार इंजर्ड हो जाते हैं और टीम से बाहर होते हैं। नहीं तो एक नॉवल प्लेयर, एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर जो हर कंडीशन में रन बनाता है। हमें याद है 190 के करीब की इनिंग उनकी इंग्लैंड में, जिससे उन्हें टेस्ट मैच जीता वहां। तो जब इतना स्कोर हो गया 381 और टर्निंग ट्रैक है, तो स्पिनर ने विकेट लिए होने चाहिए थे, लेकिन जेम्स एंडरसन ने 6 विकेट लिए। बॉलिंग फिगर्स देखिए उनकी, 29 ओवर 13 में रन, 40 रन और 6 विकेट। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पिछला टेस्ट नहीं खेल रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें अगला खेलना है, और इस बार ब्रॉड को रेस्ट दिया गया, तो वो उनकी जगह है। बाकी 3 विकेट मार्क वुड ने लिए और 381 अच्छा स्कोर था इस विकेट का भी। क्या अच्छा स्कोर है, जब क्रॉली और सिबली आते गए और जाते गए, कुछ किया नहीं उनने। उसके बाद बेयरस्टो थोड़ी देर टिके रहे रूट के साथ, और रूट की और बटलर की पार्टनरशिप बहुत अच्छी जमी। 123 रन की पार्टनरशिप रखी, 55 पे आउट हुए बटलर। फिर बेस्ट के साथ जो 81 की पार्टनरशिप रूट की थी, वो बड़ी अहम रही, क्योंकि बिल्कुल टोटल के करीब ले गई। और जब दिन एंड हुआ 339 फॉर 9, तो अच्छा स्कोर है। सारा एक एक इनिंग का मैच है, दूसरी इनिंग में टीम क्या करेगी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन रूट की बात देखिए, पहले मैच की पहली इनिंग में डबल सेंचुरी, दूसरे में रन आउट, कुछ नहीं। आज 186 फिर रन आउट, एक मैराथन और एक लंबी और बेहतरीन इनिंग्स, बेहतरीन और लंबी इनिंग मैंने कहा। लेकिन जब इस इनिंग के बारे में खुद सोचते होंगे इंग्लैंड के मैनेजर, कोच वगैरह और थिंक टैंक, कॉलिंगवुड वहां मौजूद हैं, बैटिंग कोच, तो सोचते होंगे कि श्रीलंका में ये हाल है, अगर इंडिया ने टर्निंग विकेट बनाए तो अकेले बेयरस्टो और रूट ने ही रन बनाने हैं क्या? किसी और को बैटिंग करनी नहीं आएगी, कोई रन नहीं बना पाएगा। तो हालात टेंस हो जाएंगे, और हो रहे हैं अपनी जगह, अगर आप ध्यान दें इंग्लैंड के लिए। एम्बुल्डोनिया ने 7 विकेट लिए, 9 में से 1 रन आउट है। एक डेब्यूटेंट रमेश मेंडिस ने लिया है। मैच इज ओपन, एनीबडीज गेम। अब परसों से पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है कराची में, और पाकिस्तान खेल रहा है, आप जानते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो 6 अनकैप्ड प्लेयर हैं पाकिस्तान के 14 में, इसमें से कई एक डेब्यू करेंगे। इमरान भट्ट का चांस है डेब्यू करेंगे, वो ओपन करेंगे इनिंग आबिद अली के साथ। और जो स्पिनर हैं यासिर शाह के साथ, जो बाकी स्पिनर, एक नवाज की वापसी हुई है, उसके बगैर 2 स्पिनर भी नए हैं। नुमान अली आए हैं और साजिद खान आए हैं, ये दोनों स्पिनर हैं। अब देखते हैं कितने स्पिनर खेलते हैं, लेकिन नए खिलाड़ी हैं टीम में। ताबिश खान और हारिस रऊफ टेस्ट खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो टेस्ट मैच खेलेंगे। और हसन अली की वापसी हुई है टीम में। तो टीम में काफी रद्दोबदल हुए हैं पाकिस्तान की, टीम काफी चेंज हुई है, और फिर से टीम को सेटल होना है। और क्या प्लेयर उनको सेटल होने का मौका मिलेगा? फिर एक टेंस सिचुएशन होगी सर्वाइवल की, नए की, क्योंकि एक मैच के बाद निकाला जा सकता है। पुराने के लिए प्रॉब्लम यह होगी कि उसे भी खतरा है कि अगर डिलीवर नहीं किया एक मैच में या 2 में, तो मैं निकाला जाऊंगा। ये तब्दीलियों का सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट में जारी है। 6 प्लेयर इसमें नए हैं, कुछ डेब्यू करेंगे, इसमें से कुछ एक ही मैच खेलेंगे, निकाल दिए जाएंगे, कुछ नए आएंगे, कुछ पुरानों को खतरा रहेगा, किसी की पोजीशन अपनी जगह सेटल नहीं होगी, किसी का रोल डिफाइन नहीं होगा, वो ब्लेम टीम होगी कि आप खेल नहीं पाते हैं। यूनिस खान ने मिसबा से भी कहा था और मोहम्मद वसीम से भी कहा था कि कंसिस्टेंसी दिखाएं, प्लेयरों को मत ज्यादा ड्रॉप करें। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो प्लेयर शायद ज्यादा बेहतर डिलीवर करेंगे, इसलिए लेट देम प्ले फॉर सम टाइम। मगर यूनिस खान की बात मानी नहीं गई, और वही हुआ जो चॉपिंग एंड चेंजिंग का सिलसिला जारी है। मैच में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है टर्निंग विकेट हो, पाकिस्तान स्पिनर ज्यादा रखें, लेकिन शेयर पेस है कुछ बॉलर्स के पास साउथ अफ्रीका के, जो पाकिस्तान को परेशान कर सकती है। और साउथ अफ्रीका भी ऑफ लेट अनप्रिडिक्टेबल है, जैसा पाकिस्तान है। तो हम कुछ नहीं कह सकते मैच से पहले क्या होगा, कि क्या पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, कुछ फायदा होगा। वी हैव आवर डाउट्स अबाउट इट। इट कुड बी 50-50 मैच। तो इंतजार करते हैं 26 तारीख का। अब आते हैं हम अपने एक रेगुलर सेगमेंट की तरफ, जिसे कहते हैं हम कि लेट्स प्ले फुटबॉल, सईद शाहिद हकीम के साथ, और आप भी उनके साथ हैं, और ये प्रोडक्शन है सईद आबिद हुसैन गौहर की। ये 11वां एपिसोड है।
मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है चिप, इजीएस्ट किक है, इसमें ताकत कम होती है। चिप में बॉल अपोनेंट के सर पे से रेस करके अपने प्लेयर को दिया जाता है, और टप्पा खाने के बाद में ये फास्ट नहीं जाता और ये स्पिन करता हुआ जाएगा तो बॉल। इसमें जैसे आपकी ने ताकत कम होती है, इसमें टाइमिंग अच्छी होनी टाइमिंग है और टेक्निक है। अब चिपिंग में जब बॉल आपको रेस करना होता है तो नॉन किकिंग फुटबॉल से थोड़ा सा पीछे रखते हैं जी। और जब ये ले आते हैं तो अब आप इस डायरेक्शन आप में दिखाएंगे हमें? हाँ दिखा रहा हूँ मैं। अगर जिधर आपको बॉल मारना है उस तरफ ये टो चाहिए, अच्छा और ये जो ये हिस्सा है टो के पास का, ये हिस्सा बॉल के नीचे मारते हैं हम। नॉन किकिंग फुट मेरा बॉल के पीछे रहेगा और बॉल के नीचे में टो के पास से इससे मैं सिर्फ स्विप करूंगा और फिर उसको फॉलो थ्रू होगी, ये बॉल चिप हो गई। तो ये अब देखिए स्पिन होती गई बॉल, होती गई, इसने एकदम हाइट गेन अच्छा, इसमें एकदम हाइट गेन किया। अच्छा, इसके बरखिलाफ बोल दो, अगर इसके अगर मैंने किक करनी है गो बैक, तो इसमें किक में सिर्फ टो का हिस्सा नहीं होगा बल्कि ये सारा हिस्सा लगेगा और ये बाई फोर्स से जाएगा। लेकिन नॉन किक पीछे ही रहेगा क्योंकि मैंने ऊंची किक करनी है। ये अब देखिए, तो अभी कोच साहब ने आपको चिप की डेमोन्स्ट्रेशन दी और अब खिलाड़ी खुद चिप की कोशिश करेगा और ये चिप करेंगे बॉल को। हाँ स्लो ये देखिए, ये इन्हें इन स्टेप से चिप की, मगर ये चिप नहीं हुई। देखिए मेरा थोड़ा एंगल है, जी हाँ, एंगल से आ रहे हैं आप। बिल्कुल, आपकी बॉल ने एकदम सडनली हाइट गेन की और बॉल के पांव नीचे गया, साइड से हिट नहीं किया। जी, ये नहीं, ये कैलकुलेटेड डिस्टेंस पे मारी जाती है। और एक चीज ये है कि हमको अपोनेंट के सर के ऊपर से जब हमने बॉल खेलनी है और एक्यूरेट हमारे पास है, क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट किक है। पास तो एक्यूरेट तो पुश पास है, लेकिन ये सबसे एक्यूरेट किक है, कैलकुलेटेड किक है इसमें। लेकिन तो अगर ये कॉर्नर में भी इस्तेमाल होती है। कॉर्नर में भी इस्तेमाल होती है, कॉर्नर में इन स्विंग होती है जी, हाँ, आउट स्विंग होती है। और अगर आपको इन स्विंग करना है इधर लेफ्ट से तो आप राइट से मारेंगे तो इन स्विंग होगी, लेफ्ट से मारेंगे तो आउट स्विंग होगी। तो ये चीज ये, और इसमें होता है कि बराबर आपके प्लेयर के सर पे जाती है बॉल। और एक होती है कि लंबी किक, जैसे गोल किक मारते हैं आप, सेंटर लाइन के उधर जाना है, वो पूरी ताकत से मारते हैं। तो अब हम दूसरी अगर किक की जानिब आए, फ्री किक्स की जानिब। फ्री किक्स कि फ्री किक्स होती हैं जो हम ज्यादा प्रेशर से मारते हैं, तो उसमें क्या टेक्निक लगता है? अगर डायरेक्ट फ्री किक मार रहे हैं हम जी, इसमें कुछ फॉल ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट किक दी जाती है, कुछ फॉल ऐसे हैं जिसमें इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट के माने हैं कि जब तक किसी प्लेयर को लग के ना जाए, गोल में ना जाए, जब तक किसी प्लेयर को लग के ना जाए गोल नहीं होता। या आपके प्लेयर को लगे या अपोनेंट प्लेयर को लगे, उसके बगैर गोल नहीं होता। लेकिन अगर जो है डायरेक्ट किक अगर है तो डायरेक्ट गोल में चल जाए तो होता है, लेकिन डायरेक्ट किक से अपने गोल में गोल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं उधर अटैक कर रहा हूँ सर्व जी, और मुझे यहाँ डायरेक्ट मिली, मैं इसकी बजाय अपने गोलकीपर को पास देना चाहता हूँ, गोलकीपर को हाथ लगे बगैर बॉल में गोल में चल जाती है तो गोल नहीं होता, कॉर्नर किक हो जाती है। अच्छा, खुद चली लेकिन जाए अगर गोलकीपर के हाथ, मेरे गोलकीपर के हाथ को लग के अगर चल जाए तो गोल है। तो डायरेक्ट किक से अपने गोल में गोल नहीं होता, अपोनेंट के गोल में गोल होता है। अब ये डायरेक्ट किक देखिए, ड्राइव है, ये ड्राइव करेंगे, ये बिल्कुल, ये किक है, जी हाँ बिल्कुल, ये ड्राइव होगी, ये डायरेक्ट किक ऑन द गोल। राइट, ठीक है सर जी, बहुत जी जी। ये आपने फ्री किक ली गोल पे। हाफ वॉली जो है जी, ये फुटबॉल की सबसे पावरफुल किक है। हाफ वॉली के माने हैं कि जब बॉल ग्राउंड को लगता है, बाउंसिंग बॉल ग्राउंड पे लगता है, उसी वक्त मारना है। तो कोच साहब दिखा रहे हैं हमें हाफ वॉली, ग्राउंड हाफ वॉली। हाफ वॉली ये बॉल टप्पे खा रही है, पांव के पास लास्ट टप्पा और वही हिट। जी, ये बॉल उठा दिया आपने हाफ वाली पे। तो हाफ वाली में हम इतने से में ही देख रहे हैं कि पावर बहुत आता है। अब है वॉली जी, वॉली है कि बॉल जब हवा में रहता है डायरेक्ट ले ले, वॉली हवा में रहती यानी आप डायरेक्ट ले लें पांव पे। है, डायरेक्ट ले जी बिल्कुल सही, यानी हवा में आपने बॉल ले ली। बॉल हवा में रहती है। अच्छा, साइड में अगर बॉल हो जी, और ये भी हो सकता है वॉली में कि बॉल सीधी आपके पास है, टप्पा खाए बगैर, टप्पा खाए बगैर। बिल्कुल डब्बा बखाए बगैर आ सकती है मेरे पास, ये तो डेमोंस्ट्रेशन है। हाँ, ऊंची बॉल आती है बॉल। अब ये साइड पे बॉल आई जी अब, हाँ बॉल करो। अब अगर मैं इसको नीचे मारूंगा तो ये बॉल ऊंची जाएगी, बिल्कुल बॉल जाएगी। के नीचे मारूंगा तो बॉल ऊंची जाएगी। जी हाँ, तो मैंने बॉडी को साइड ऐसे से करनी मारना है कि पैर मेरा किकिंग बॉल के बीच में या ऊपर आए। अब उसे देखिए आप, ये मारूंगा मैं, ये आपने पांव ऊपर से लाया पैर ऊपर से, और मैं फिट भी आता हूँ तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। जी, बिल्कुल सही। अब देखिए
तो ये वॉली का हो गया, आपने अटेम्प्ट दिखाया, ये साइड बॉल ही है। बिल्कुल साइड वॉली है, बॉल में और बॉल इतनी ऊंची है, मैंने बॉल को नीचे लाना है। जिसमें बॉल और को अगर मैं बॉल अगर पिस्टेड रखूं बॉडी में, अब आप गोल पे मारना है, मैंने ये बॉल तो ये चलेगी होगी, ये पास के लिए हो मैंने सकती नीचे है, की है, बिल्कुल सही है। तो वो रॉन्ग किक होगी। तो जब गोल पे है तो आपको बॉडी ऐसे लानी पड़ेगी, पैर उसको बॉल के ऊपर लाना पड़ेगा। बॉल का कंट्रोल नहीं रहा, आपका कंट्रोल रहा बॉल पे। तो धीरे धीरे जहां हमने शुरू किया था गेम को समझना, इसकी तारीख और बाकी चीजें, आज हम मैदान में आ गए और गेम में होता क्या है वो शुरू कर दिया। हम आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे और स्ट्रेटजीज और गेम प्लान क्या होते हैं फुटबॉल में फाउल क्या होते हैं और रेफरी का रोल क्या है। ये अगली मर्तबा। आज इजाजत। लेट्स प्ले फुटबॉल विथ सईद शाहिद। ये बड़ा सराहा गया, बड़े लोग इसको बड़ा सराह रहे हैं, सिंपल बातें बता रहे हैं, और जो बिगनर है या जो खेल भी रहा है वो ये गलतियां करता है, वो ये गलतियां दुरुस्त कर सकता है। बिल्कुल सही। और आते हैं आज के क्विज की जानिब। जी, पहले हम आपको जवाब दें अपने दोस्तों को कि हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, उसमें सुनील मनोहर गावस्कर थे और उनके प्लास्टर पे एक खिलाड़ी कुछ लिख रहा था। जी हाँ, उनकी टांग में प्लास्टर है, उस पर कुछ लिख रहे हैं। हाँ। और वो इयन बोथम है जो उनके प्लास्टर पे लिख रहे हैं। दोनों बहुत छोटे हैं उम्र में, आपने बोथम की शक्ल नहीं देखी थी, आज दिखा रहा हूँ। तो गावस्कर भी बहुत यंग है उसमें। जी। और ये जो क्लोजनेस थी ना उस जमाने में खिलाड़ियों में, मैं नहीं कहता हूँ आज नहीं है, लेकिन आज ओपनली नहीं है। ओपनली नहीं। आईपीएल में तो आप एक ड्रेसिंग रूम में हैं, लेकिन जब दूसरे मुल्क से खेल रहे हैं तो कुछ दुश्मनी जैसा माहौल खड़ा कर रहे हैं कि इसी से हम चार्ज होते हैं। जरूरी नहीं है, चार्ज होने वाले प्लेयर तब भी चार्ज होते थे और उम्र पर चार्ज ही रहे। आप देखिए गावस्कर आज जब मियादाद की बात करते हैं कितना हंसाते हैं। बिल्कुल सही। मियादाद की बातें करते करते बिल्कुल। कि उनका जो माहौल था कितना फ्रेंडली माहौल था तब। और एक दूसरे पे तंज वगैरह वो हाँ। ये, मगर फिर फ्रेंडली माहौल में वो शाम को इकट्ठे। शाम को इकट्ठे। बिल्कुल सही। और 10 लोग जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम मैं पढ़ूंगा। नहीं, कई और एक उसके ने बाद- दिया है। कई एक ने दिया ये है, पहले लेकिन 10 हाँ पहले 10 हैं। और उसके बाद जो विनर बने हैं सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट के, उनका नाम भी हम पढ़ेंगे जो लॉर्ड्स के जरिए बने हैं। पहले 10 नाम: फारूक अब्दुल्ला, बटिंगो अनंतनाग, आरिफ बाबा बसपुरा श्रीनगर, शेख फिरदौस नवगाम श्रीनगर, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान, शबीर अहमद भट्ट शौपोरा चाडूरा, खुर्शीद अहमद लोन तुर्कवांगाम शोपियान, मलिक सरफराज सोनियम पटन बारामूला, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, मुजफ्फर हुसैन मलिक दीगाम नागबल शोपियान और डार रऊफ पोरवारा चाडूरा। और जो कुरानंदाजी के जरिए लॉर्ड्स के जरिए हमारे आज के विनर बने हैं सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट के, आप हैं डार रऊफ पोरवारा चाडूरा से। द रिटर्न ऑफ डार रऊफ, ये पहला इनाम भी इन्हीं ने जीता जी, था जी, डार जी, रऊफ जी। ने, और हर बार तकरीबन सही जवाब देते हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। मैं कह रहा था, आप कहते होंगे इनाम का क्या हुआ। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा है कि अब हमारे 20-22 लोग हो गए, हम 10 को एक दिन 11 को बुलाएंगे। आगे बर्फबारी चल रही है, ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 10-12 को एक दिन, 10-12 को एक दिन, और सलीम साहब भी मौजूद होंगे, तो आपको छोटे इनाम मोटे गिफ्ट हैं वो दे देंगे। अब आज का क्विज, एक साउंड बाइट, आवाज़ सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन है। जी कौन सी शख्सियत है। आवाज सुनिए, बताइए कि ये कौन शख्सियत है। जब भी नेशनल टीम में आता हूँ तो मैं एज ए मिडफील्डर खेलता हूँ। ये डिपेंड करता है कोच की कैसी स्ट्रेटजी रहती है, उसी हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। तो उसके बाद स्पोर्टिंग क्लब में मैंने कम से कम 1 साल खेला। उसके बाद वहाँ पे मोहन बगान ने मुझे अप्रोच किया था, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडियन नेशनल टीम में आने के लिए। तो मोहन बगान एक सीढ़ी थी मेरे लिए। तो अब जाते जाते आपसे ये कहें कि आप हमें देखते हैं SHQ रेडियो एक्टिव हमारी यूट्यूब चैनल, उस पर आप इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आपने देखा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए रशीद, जो JNK खेल रहा था सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो रोज शाम को 5:30 बजे हम मैच रिपोर्ट लेके आ जाते थे, और मैच रिपोर्ट आप देखते थे, उसमें कि आज दिन को क्या हुआ, कैसी चीज़ें हुई। स्कोर कार्ड से वो चीज़ें पता नहीं चलती थी जो मैं आपको बताता था। एक ये है, और उसको आपने बहुत सराहा, बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे मामला होते रहेंगे और लेट नाइट रिपोर्ट के साथ भी आते रहेंगे जब कुछ हो जाएगा ऐसा। इस वक्त दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।